डियर स्टूडेंट, आप सभी का टैगोर पब्लिक स्कूल ठूमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कल अपन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, और उसमें अपन ने कई सवाल कर लिए थे। उससे आगे अपन ने 9 क्वेश्चन कर लिए थे कल। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इसमें 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अपने पास 4 पार्ट हैं, और ये कहता है कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। तो देखो, फर्स्ट पार्ट अपने को माना a इज इक्वल टू 3, 5, 1 माइनस 1, ये अपने को दे रखा है। और अपन से ये कहता है कि इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो देखो, a डैश निकालेंगे अपन, 3, 5, 1 माइनस 1। तो अपने पास आव्यूह पहले a प्लस ए डैश निकालो, फिर बाद में लिखते हैं a प्लस ए डैश, 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस 3, 1, 5 माइनस 1, 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 5, 6 माइनस 1 माइनस 2। ये a प्लस ए डैश हो गया अपना, और a माइनस ए डैश 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस ए डैश 3, 1, 5 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा भाई? 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 0। ये a माइनस ए डैश। अब अपन लिख देंगे, अतः आव्यूह a को सममित व विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये अपन आव्यूह a को इस प्रकार अपन सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 a प्लस ए डैश अपना कहां ये रहा, 6, 6, 6 माइनस 2, 1/2 a माइनस ए डैश 0, 4 माइनस 4 0। 2 का आप भाग दोगे तो 3, 3, 3 माइनस 2 प्लस 2 का भाग दोगे तो 0, 2 माइनस 2 0। यही अपने पास किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करने का तरीका, योगफल के रूप में। नोट करें, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, देखो a से a डैश निकाला, दोनों को जोड़ा, घटाया, और फिर अपन ने ये फॉर्मूला। नोट करें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई।
हाँ भाई, नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। 4 पार्ट है इसमें, फर्स्ट करा दिया, सेकंड आप लोग करना, थर्ड मैं कराता हूं। देखो a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 -2 -2 + 1 -4 -5 2। वही अपने को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपन a' निकालेंगे इसका। 3 माइनस 1 -2 -2 + 1 -4 -5 2। सबसे पहले अपन ने a' निकाल दिया। अब a + a' दोनों को जोड़ना भाई। 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 a + a' जोड़ दो भाई। 3 और 3 6, 3 - 2 1 -5 -2 और +3 1 -2 और -2 -4 1 और -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 और 2 + 2 4। ये अपने पास a + a' आ गया। क्या आ गया भाई? a + a'। अब अपन a - a' निकाल लेते हैं। a - a'। 3 -1 -2 -2 + 1 -4 -5 2 -3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। थ्री माइनस 3 0, 3 -+ 5 -1 + 4 प्लस का 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 1 + 5 6 -4 + 1 -3 -5 -1 -6 और 2 - 2 0। अब अपने पास अपन लिख देंगे, अतः a बराबर 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। ध्यान से देखना कोई कैलकुलेटिव गलती नहीं हो। 6 1 - 5 1 - 4 - 4 -5 -4 + 4 1/2 a - a'। 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। अब 2 का भाग दे दो भाई। 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 + 2। इसमें भी भाग देते हैं तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3
-3/2 -3 0, यही अपने पास इनका योग है। थोड़ा सा ध्यान दें, कोई कैलकुलेटिव गलती नहीं हो, बाकी इजी है, नोट करें। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, नोट करते रहें, है ना। अब नोट करें, किस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल लगा लिया करो, है ना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका फोर्थ पार्ट है, वो आप कर लोगे, छोटा सा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। ए व बी समान कोटि के सममित अवयव। ए व बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, अर्थात ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी, क्योंकि सममित हैं ये। अच्छा, तो ये कहता है ए बी माइनस बी ए कैसा है। ए बी माइनस बी ए तो चेक करने से पता लगेगा अपने को। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश ज्ञात करते हैं अपन। ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो आपको याद होगा, आपको बताया था ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश।
यहां लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का होल डैश है, ए बी पे अलग बी ए पे अलग। अच्छा, फिर ए बी का होल डैश वो याद होगा आपको, बी डैश इंटू ए डैश। ऐसे ही माइनस बी, इसका उल्टा हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश। यहां पर ये लिख सकते हो, चूंकि ए बी का होल डैश ये अपन लिख रखे हैं बी डैश इंटू ए डैश, प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब देखो आप, अपने पास ए डैश बराबर क्या है, ए, और बी डैश बराबर क्या है, बी। तो अपने पास बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। यहां लिख दो समीकरण 1 से, यानी कि जहां बी डैश था वहां बी और ए डैश है वहां ए, यही अपन ने किया है। और इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लें अपन, तो ए बी माइनस बी ए बन जाता है। याद करो, ये पूरा ए मान लें तो ए डैश बराबर माइनस ए बना कि नहीं बना, क्योंकि ए डैश बराबर माइनस ए, इसलिए कैसा है, विषमित अवयव है, इसलिए ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, हेंस मान पूछ रहा है कि कैसा है, वो बता दिया अपन। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कॉल कर सकते हैं आप, नोट करें। नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉल कर सकते हो आप सभी, है ना। मेरे विचार से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसने ए दे रखा है अपने को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा,
और ये अपन से कहता है कि a प्लस ए डैश का मान i के बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा? a प्लस ए डैश का मान, तो देखो a प्लस ए डैश बराबर i, तो a है अपना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बराबर i 1001। तो अपने पास क्या आ गया भाई? ये कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा, साइन साइन करोगे तो ये जुड़ कट जाएंगे, साइन साइन ये 0 और ये 2 कॉस अल्फा, और इज इक्वल टू 1001। देखो ध्यान से, अपन ने कुछ नहीं किया, जोड़ा है, ये साइन साइन कट गए, कॉस कॉस 2 कॉस हो गया। अब तुलना कर दें अपन, तुलना करने पर 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो cos अल्फा और 1/2 किसका मान होता है? cos 60 या रेडियन में π/3। cos cos कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा का मान π/3। यही आपसे पूछा है कि अल्फा का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, नोट करें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यही पूछा था आपसे सिर्फ अल्फा का मान क्या होगा। ये आपकी 3.3 कंप्लीट है। 3.4 में अपने पास प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण के द्वारा प्रतिलोम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना, ये अपना अगला टॉपिक है। तो देखो, पहले समझना एक बार इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। टॉपिक है अपना प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। अपन कुछ संक्रियाओं के यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स ए का क्या ज्ञात करेंगे? ए इनवर्स। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले
आपको मैं एक बार दोबारा वापस लेके चलता हूं कि अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये इसमें ये एलिमेंट है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं। तो अपन इसको R1 कहते हैं, भूल गए हो तो मैं दोबारा रिपीट, इसको हम R2 कहते हैं और इस कंप्लीट को हम R3 कहते हैं। ये R1, ये R2, ये R3, ऐसे इनको अपन C1, इसको C2 और इसको C3। तो अपने कोर्स में सिलेबस में हाईएस्ट 3/3 का मैट्रिक्स है, उससे बड़ा नहीं है। हाँ, एलिमेंट्स पूछने के लिए जरूर 3/4 के कुछ वैल्यूज अपने को दे रखी है उसने, बाकी सॉल्व करने के लिए अपने पास 3/3 का हाईएस्ट। तो इस तरह इनको हम R1, R2, R3 डिनोट करते हैं, इनको C1, C2 और C3 डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब प्रारंभिक संक्रिया किस प्रकार लगेगी? किसी सारणिक में किसी मैट्रिक्स में, किसी आव्यूह में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। किसी आव्यूह में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम RI चेंज टू RJ, इसका मतलब ये हो सकता है कि R1 चेंज टू R2, R1 और R2 का एक दूसरे में अपन बदल दें, या CI चेंज टू CJ, यानी कि C2 चेंज टू C3, C2 और C3 को आपस, ये कोई जरूरी नहीं R1 R2, R1 R2, R2 R3, इस तरह से अपन कैसे भी इनको इंटरचेंज, किन्हीं दो रो या किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम्स को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। ये अपने पास प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण का पहला नियम है। दूसरा, किसी आव्यूह में RI चेंज टू KRI तथा CI चेंज टू KCI कर सकते हैं। अर्थात किसी आव्यूह में RI चेंज टू KRI या CI चेंज टू KCI, CI का मतलब यहाँ पे R1, इसका R1 चेंज टू KR1, C1 चेंज टू KC1 या C2 चेंज टू KC2, यानी कि ये दोनों एक जैसे हों, कर सकते हैं। अर्थात किसी पंक्ति या स्तंभ में, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अदिश राशि का गुणा या भाग कर सकते हैं। गुणा या भाग कर सकते हैं। और नंबर 3, अपन किसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। उसके लिए अपने पास ये 3 नियम अपने को मेनली काम आएंगे। किसी आव्यूह में RI चेंज टू RI प्लस KRJ, यानी कि ये और ये दोनों एक समान हो, और यहां पे किसी भी संख्या 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, तथा CI चेंज टू CI प्लस KCJ
का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनकी सहायता से, ये अब जब क्वेश्चन में अच्छी तरह समझ में आएंगे कि इनका मतलब क्या निकल रहा है, इनकी सहायता से अपन किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक है प्रारंभिक संक्रिया रूपांतर द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, और यहां आप लिख सकते हो क्रिया विधि। वैसे तो ये मेथड है अपने पास जिसको अपन वर्किंग मेथड कहेंगे, क्रिया विधि ये है। तो आप सबसे पहले ये चीज नोट करें, ये नोट करना चाहे तो कर लें, क्योंकि मैंने ये R1 R2 R3 इसको दर्शाने के लिए बताया है। वैसे सभी समझदार हो, जानते हो, ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं, ये नोट करने अपने को। नोट करो। तो ये अच्छी तरह समझ में अपने को जब आएंगे, जब आप अपन इनको अप्लाई करेंगे ना, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। देखो ध्यान से, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला टॉपिक है अपना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यदि कोई दो मैट्रिक्स, पहले समझा रहा हूं फिर, यदि कोई दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, इनका आपस में गुणा कर दें, और बी और ए का आपस में गुणा कर दें, और अपने को इनका गुणनफल आई मिल जाए। कोई दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल ए बी इज इक्वल टू बी ए और इज इक्वल टू आई, तब ए है वो ए बी का व्युत्क्रम या बी ए का व्युत्क्रम होगा। यानी कि यदि कोई दो मैट्रिक्स आपस में गुणा करने पर आई मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, एम कोटि के आव्यूह ए का
गुणन किसी आव्यूह बी से करने पर यदि एम कोटि के आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी भी कैसा है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह बी से करने पर यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, मैं सीधा इसको ऐड कर देता हूं, यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो तो ए व बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, अर्थात ए इनवर्स बराबर बी या बी इनवर्स बराबर ए है वो बी का इनवर्स है, बी है वो ए का इनवर्स है। तो ये अपने पास कब, ये कंडीशन कब है, जब ए बी बराबर बी ए और इन दोनों का गुणनफल इकाई मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आई के बराबर हो। तो अपने पास, इसको आप मत लिखना, ये नोट कर लो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। नोट करें, अब इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आई, यानी कि कोई दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, एक आव्यूह और उसका दूसरा उसका प्रतिलोम है, तो उनका जो गुणनफल है वो हमेशा आई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। नोट करें, हाँ भाई, कल अपन अगले लेक्चर में, 2 दिन की तो आप लोगों की छुट्टी रहेगी, अब संडे और मंडे जन्माष्टमी, उसके बाद नेक्स्ट डे अपन एक बार तो इसको रिवाइज करेंगे जो ये अपन ने पढ़ाया है व्युत्क्रमणीय आव्यूह और संक्रियाओं के बारे में, और उसके बाद अपन संक्रियाओं से किस प्रकार अपन प्रतिलोम ज्ञात करेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।